हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कुमार जैस मस्ती में। आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम आज जिक्र करेंगे। 1 से लेकर 395 अनुच्छेद जो मूल संविधान में अनुच्छेद थे उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। इससे पहले की वीडियो में आप लोग को अनुसूची संविधान के भाग के बारे में पढ़ा दिया गया है ना। आज पढ़ेंगे हम भारतीय संविधान के सबसे पहले महत्वपूर्ण अनुच्छेद में एक की बात करते हैं। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद 1 में किस चीज का जिक्र किया है? तो भारत राज्यों का संघ यानी कहा गया है। अनुच्छेद नंबर 1 में किस चीज का जिक्र किया है? तो भारत राज्यों का संघ यानी इंडिया इज ए यूनियन ऑफ द स्टेट, यानी भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन है। आर्टिकल नंबर 2 की बात की जाए, आर्टिकल नंबर 2 में किस चीज का जिक्र किया? तो नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का समावेश या नए राज्यों का गठन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 2 में उल्लेख किया गया है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 3 के बारे में। अनुच्छेद नंबर 3 में कहा गया है कि राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्रफल में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो भारतीय संसद को। किसको है? तो भारतीय संसद को है। किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्रफल में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो भारतीय संसद को है। यानी संसद किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है। अब देखेंगे आर्टिकल नंबर 5 में। आर्टिकल नंबर 5 में किस चीज का जिक्र है? हम भारतीय संविधान के भाग पढ़े थे, तो भाग में हमने बताया था कि भाग 1 में किस चीज का जिक्र है? तो भारत के राज्य एवं उसके संघ क्षेत्र की बात की थी। तो भारत के राज्य एवं संघ क्षेत्र थे किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? तो आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक वर्णन किया गया था। भाग नंबर 1 में हम बात की। भाग 2 की बात करते तो भाग 2 में किस चीज का उल्लेख किया गया था? भाग 2 की नागरिकता का उल्लेख किया था। नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक था? आर्टिकल कहाँ से? आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक भारतीय नागरिकता का उल्लेख किया गया। पहले आर्टिकल यानी आर्टिकल नंबर 5 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 5 में किस चीज का जिक्र किया? तो प्रारंभ में नागरिकता, यानी नागरिकता बनने के लिए कौन कौन सी शर्तें होती है उसके लिए आर्टिकल नंबर 5 में जिक्र किया गया है कि प्रारंभ में नागरिकता, यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 5 में किस चीज के लिए कि नागरिकता की बात करिए तो आर्टिकल नंबर 5 में प्रारंभ में नागरिकता। फिर अनुच्छेद नंबर 2 में देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 6 की बात करते हैं। तो इसमें किस चीज का जिक्र किया है? तो 6 में जिक्र किया कि पाकिस्तान से इंडिया आए हुए व्यक्तियों के लिए नागरिकता, यानी पाकिस्तान से इंडिया यानी पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों के लिए नागरिकता का उल्लेख आर्टिकल नंबर 6 से, 6 यानी 6 में है। आर्टिकल नंबर 7 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 7 में किस चीज का जिक्र है? तो इंडिया से पाकिस्तान आए हुए व्यक्ति और पाकिस्तान से फिर भारत आए हुए व्यक्ति, यानी भारत से आए पाकिस्तान और पाकिस्तान से फिर आए भारत, भारत से आए पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान से भगकर आए भारत, उन व्यक्तियों के लिए नागरिकता का उल्लेख किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 7 में। हमने 6 में देखा कि पाकिस्तान से आए हुए व्यक्ति, भारत आए हुए व्यक्तियों के लिए नागरिकता का उल्लेख आर्टिकल नंबर 6 में। 7 में हमने देखा इंडिया से आए पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से फिर आए हुए इंडिया, उन व्यक्तियों के लिए नागरिकता का उल्लेख किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 7 में जिक्र किया गया है। फिर अनुच्छेद 8 की बात करते हैं। विदेशी भ्रमण की स्वतंत्रता, यानी विदेशी आप एजुकेशन के लिए, व्यापार के लिए या टूरिस्ट के लिए जा सकते हैं, तो उनका उल्लेख यानी आर्टिकल नंबर 8 विदेशी भ्रमण करने की स्वतंत्रता, हम विदेश आ सकते हैं, जा सकते हैं। ये बात किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 8 में जिक्र किया। विदेशी भ्रमण करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 8 जिक्र किया गया। अनुच्छेद हम 9 की बात करते हैं। 9 में किस चीज का जिक्र किया? तो 9 में विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। यानी जब आप किसी देश के यानी दूसरी विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। यह बात किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 9 में कहा गया है कि जब भी आप किसी दूसरे देश की नागरिकता का ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? आपकी खत्म हो जाएगी। यह किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद में? आर्टिकल नंबर 9 में बात कहा गया है कि आपने देखा होगा गाड़ियों के पीछे लिखा होता है, टालियों के पीछे, ट्रैक्टर टाली के पीछे हमेशा लिखा होता है कि सटल तगोइला, यानी जब किसी आप दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेंगे तो भारत की नागरिकता आपकी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। यानी आर्टिकल नंबर 9 कहता है कि सटल तगोइला। फिर आर्टिकल नंबर हम 10 के बारे में जिक्र करेंगे, नागरिकता की सुरक्षा, यानी क्या क्या शर्त होगी जो आपकी नागरिकता आपकी कायम रहेगी, नागरिकता आपकी हमेशा बनी रहेगी। फिर आर्टिकल नंबर हम देखते हैं 11 की बात नहीं है। नागरिकता की सुरक्षा की बात किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 10 में। आर्टिकल 11 की बात करते हैं। 11 में किस चीज का जिक्र किया है? तो
नागरिकता संबंधी जितने भी कानून होते हैं, नागरिकता संबंधी जितनी भी कानूनी बनाई जाती है, कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो भारतीय संसद को है। यानी नागरिकता अधिनियम जो भी कुछ लाया हो जाता है, नागरिकता संबंधी अलग अलग कानूनी जितनी भी बनती है, कि कौन बनाने का किसको अधिकार है? तो भारतीय संसद को अधिकार है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने को अधिकार भारतीय संसद को। यह किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया था? आर्टिकल नंबर 11 में उल्लेख किया गया इस बात को। इस जितने भी 1 से लेकर हमने 11 तक अभी तक महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जिक्र किया, फिर इसको एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, इरेजर करके कि हमने क्या सीखा। हमने देखा अनुच्छेद के बारे में 1 से लेकर 11 तक के अनुच्छेद हमने पढ़े, अनुच्छेद पढ़े, जो भी हमने अनुच्छेद देखा उसको रिवीजन आपके माइंड में कितना रिवीजन हुआ, किस बात कितना देखा। आर्टिकल नंबर 1 में आप भी पता है किस चीज का जिक्र किया गया था, आप भारत राज्यों का संघ है। फिर आर्टिकल नंबर 2 की बात है, आर्टिकल 2 में किस चीज का वर्णन किया गया था? आर्टिकल 2 में नए राज्यों का समावेश या नए राज्यों का गठन की बात कही थी अनुच्छेद नंबर 2 में। फिर अनुच्छेद 3 में किस चीज का जिक्र था? अनुच्छेद 3 में आपने देखा कि राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्रफल में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो भारतीय संसद को है। ये आर्टिकल नंबर 3 में आपने सीखा, यही बात अभी सीखी। फिर आर्टिकल नंबर हमने बताया था कि भाग 1 में जिक्र हुआ था, तो भारत राज्य एवं संघ उसके क्षेत्र का वर्णन किया गया था भारतीय संविधान के भाग 1 में, वही बात कही गई थी अनुसूचिया में। फिर हमने देखा कि भाग 2 में किस चीज का था? नागरिकता का उल्लेख। नागरिकता का उल्लेख किस आर्टिकल से किस आर्टिकल से? तो आर्टिकल हमने देखा कि आर्टिकल कहाँ से था? आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक। तो हमने देखा आर्टिकल नंबर 5 में किस चीज का जिक्र है? तो आर्टिकल नंबर 5 में किस चीज का जिक्र है? तो प्रारंभ में नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 5 में है ना। फिर आर्टिकल नंबर 6 में देखो पाकिस्तान से आए हुए व्यक्तियों के लिए नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद नंबर 6 में हमने देखा। फिर अनुच्छेद नंबर 7 की बात करते तो 7 में लिखा था आपको कि इंडिया से गए पाकिस्तान से आए हुए फिर आए भारत, उन व्यक्तियों के लिए नागरिकता का उल्लेख किसमें है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 7 में वर्णन किया गया है। फिर हमने देखा अनुच्छेद नंबर 8 में कहा कि विदेशी भ्रमण करने की स्वतंत्रता, यानी विदेश आप जा सकते एजुकेशन के लिए, आप व्यापार करने के लिए, आप टूरिस्ट घूमने के लिए, आप यानी विदेशी भ्रमण करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 8 में किया गया है। अनुच्छेद नंबर 9 में हमने देखा कि विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जा रही थी। यह बात किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 9 में। जब आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेंगे तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। यह बात किसमें लिखा है? तो अनुच्छेद नंबर 9 में वर्णन किया गया था। अनुच्छेद नंबर आपने देखा होगा कि वाहनों के पीछे हम बताएं कि वाहनों के पीछे लिखा होता है कि सटलत गोइला, यानी जब किसी आप दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेंगे तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। यह बात किस आर्टिकल में थी? आर्टिकल नंबर 9 में हमने देखा था। आर्टिकल नंबर 10 की बात किया जाए, अनुच्छेद नंबर 10 की बात किया जाए तो नागरिकता की सुरक्षा, यानी नागरिकता की सुरक्षा जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल में था? आर्टिकल नंबर 10 में। आर्टिकल नंबर 11 की बात किया जाए तो 11 में क्या वर्णन किया गया था? तो 11 में बात ये कही गई थी कि जो भी नागरिकता, यानी जब तक आर्टिकल नंबर 11 में ये बात कही गई थी कि नागरिकता संबंधी जितने भी कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? नागरिकता संबंधी जो भी अधिनियम कानून बनाना होता है वो कौन बनाता है, यानी बनाने का अधिकार किसको होता है? तो भारतीय संसद का होता है ना। यह किस आर्टिकल में हमने देखा? तो आर्टिकल नंबर 11 में देखा। इस प्रकार हमने सभी यानी 1 से लेकर 11 तक अनुच्छेदों को हमने क्या किया? कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसके रिजल्ट। अब 13 से लेकर जितने भी आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल नंबर हमने देखा 1 से लेकर 11 तक के आर्टिकल को देखा। अब देखेंगे हम आर्टिकल नंबर 13 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 13 में किस चीज का जिक्र किया गया? तो अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब क्या होता है? कि अल्पीकरण का अर्थ ये होता है कि संविधान लागू होने से पहले या संविधान लागू होने के बाद कोई ऐसी कानून न हो, ऐसी कानून नहीं है ना जो मौलिक अधिकार को हनन कर रही है, उसे क्या कर दिया जाएगा? संसदीय द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। यानी अल्पीकरण का अर्थ ये होता है कि जब भी यानी संविधान लागू होने से पहले या संविधान लागू होने के बाद कोई ऐसी कानून न हो जो संविधान किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को हनन करती है, वो उसे क्या कर दे? तुरंत ही हटा दिया जाएगा। यानी किस आर्टिकल का प्रयोग करके? आर्टिकल नंबर 13 का प्रयोग। अल्पीकरण का मतलब ये होता है जैसे 3 तलाक मुद्दा था, 3 तलाक था, वो कानून को पहले था तो उसे क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। यानी किस आर्टिकल के प्रयोग? आर्टिकल नंबर 13 का प्रयोग करें। यानी वो पहले से था, नियम थी, लेकिन उसे क्या किया गया? वो सब व्यक्ति की मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था, इसलिए आर्टिकल नंबर 13 प्रयोग करके उसे 3 तलाक को हटा दिया गया। नेक्स्ट अब देखेंगे
अनुच्छेद नंबर 14 के बारे में किस चीज की बात है? 14 में किस चीज का जिक्र किया? तो विधि के समक्ष समता की बात है, विधि के समक्ष समानता या समता की बात कही गई है। यानी कानून सबके लिए क्या है? एक समान है ना? विधि के समक्ष समान यानी सब कानून के आगे सब क्या है? एक समान है। यानी सबके लिए कानून क्या है? एक समान है। यह बात किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 14, अनुच्छेद नंबर 14 में कही विधि के समक्ष समानता का उल्लेख आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 15 की बात करते हैं। 15 में आर्टिकल नंबर 15 जाति धर्म लिंग स्थान भेदभाव है ना, जाति धर्म लिंग स्थान के आधार पर व्यक्तियों से आप भेदभाव नहीं कर सकते, किसी से भेदभाव का निषेध किया गया है। यानी जाति धर्म लिंग स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 15 में जिक्र किया गया है कि आप जाति किसी भी जाति के व्यक्ति को, किसी भी धर्म के व्यक्ति को लिंग के आधार पर, स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। इस बात का निषेध किया गया है। किस आर्टिकल में किया गया? तो आर्टिकल नंबर 13 में जिक्र किया गया है। आर्टिकल नंबर 15 में जिक्र किया, आर्टिकल नंबर 15 में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल नंबर 16 की बात करें। आर्टिकल नंबर 16 अनुच्छेद नंबर 16 के अंदर अवसरों की समानता, सबके लिए अवसरों की समानता यानी अवसर की समता। कहने का मतलब अवसर सबके लिए क्या है? एक समान है। इसे कभी कभी लोक नियोजन भी कहते हैं। लोक नियोजन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 16 में। यानी नौकरियों के लिए जैसे अवसरों की समानता, इसके कहने का मतलब नौकरी सब कोई फॉर्म भर सकता है, सब कोई फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, बल्कि उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, योग्यताएं होनी चाहिए। तो अवसरों की समानता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 16 में। यानी लोक नियोजन का उल्लेख किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 16। कन्फर्म। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल नंबर 17 के अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत है अंत। यह किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 17 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 17 अस्पृश्यता का अंत यानी अनटचेबिलिटी का उल्लेख किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 17 में उल्लेख किया। कंप्लीट। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद नंबर 18। आर्टिकल नंबर 18 में किस चीज? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। जैसे पहले उपाधियां होती थी, राजे महाराजे की उपाधियां होती थी, लेकिन कुछ है जो अपवाद है। जैसे सेना में सेना, शिक्षा इन क्षेत्रों में क्या है? इन क्षेत्रों में क्या है कि अपवाद में रखा गया। सेना में आपकी उपाधियां मिल सकती है और शिक्षा में भी आपको उपाधियां दी जा सकती है। अब आर्टिकल नंबर हमने 18 देख लिया, उपाधियों का अंत। फिर आर्टिकल नंबर 19 के ए देखेंगे। 19 के ए में किस चीज का जिक्र है? तो 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। 19 की ए में हम देखते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे बोलने की स्वतंत्रता का उल्लेख किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 19 में। प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 19 की ए में। झंडा फहराने की स्वतंत्रता, आरटीआई की स्वतंत्रता, राइट टू इन्फॉर्मेशन की स्वतंत्रता का उल्लेख किस आर्टिकल? तो आर्टिकल नंबर 19 की ए में किया गया है। अनुच्छेद 20 की बात करते हैं तो 20 में किस चीज का? दोष सिद्धि संरक्षण यानी दोष सिद्धि संरक्षण का उल्लेख, यानी दोष सिद्धि से संरक्षण यानी दोष से आप सिद्धि संरक्षण यानी दोष संरक्षण का उल्लेख किस आर्टिकल में? था आर्टिकल नंबर 20 में। यानी खुद के खिलाफ आप गवाही न दे सकते हैं, इसका उल्लेख है आर्टिकल नंबर 20 में किया गया है। क्या अब आपको कानून इसी समय के सजा दिया जाएगा जिस समय की आपके द्वारा कोई अपराध किया गया है। तो ये किसने बात कही गई है? तो आर्टिकल नंबर 20 में दोष सिद्धि संरक्षण का उल्लेख किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 20 में कहा गया है। फिर आर्टिकल नंबर 21 की बात करते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी जीने की आजादी, राइट टू लिबर्टी यानी किस जीने की आजादी किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 21 में कहा गया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 21 में उल्लेख किया गया। आर्टिकल नंबर 21 की ए की बात करते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जिक्र करा था। महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो होंगे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हीं को हम कवर कर रहे हैं। तो अनुच्छेद नंबर 21 की ए देखते हैं तो 21 के ए शिक्षा का अधिकार यानी शिक्षा का अधिकार का उल्लेख किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 21 के में। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो 46वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन सन 2002 में। शिक्षा के अधिकार के अनुच्छेद किस में? तो अनुच्छेद नंबर 21 के ए में जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार, है ना। अब नेक्स्ट देखें। चलो दोस्तों, हमने सीखा आर्टिकल नंबर 13 से 21 के ए तक हमने देखा जितने अनुच्छेद थे उनके बारे में हमने सीखा। क्या सीखा? आर्टिकल नंबर 13 की फिर एक बार रिवीजन करते हैं। आर्टिकल नंबर 13 से आपने क्या सीखा? यानी अल्पीकरण की बात करिए। आप याद करिए
रिवीजन के लिए अल्पीकरण की बात करें, आर्टिकल नंबर 13 में अल्पीकरण की बात कही तो अल्पीकरण में क्या बताया गया था कि अल्पीकरण का मतलब कि संविधान लागू होने से पहले या संविधान लागू होने के बाद कोई भी ऐसी कानून होगी जिसे रद्द कर दिया जाएगा जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता होगा। अल्पीकरण आर्टिकल नंबर 13 कहता है कि कोई भी ऐसी कानून होगी जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है उससे क्या किया जाएगा, ऑटोमेटिक रद्द कर दिया जाएगा आर्टिकल नंबर 13 का प्रयोग करके। समझ में आ गया। ये आर्टिकल नंबर 14 की बात हो गया था। 14 में किसके विधि के समानता की बात हुई थी, आर्टिकल नंबर 14 की, यानी विधि कानून सबके लिए क्या एक समान। नेक्स्ट 15 की बात है, अनुच्छेद नंबर 15 में कहा धर्म, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर व्यक्ति से भेदभाव का निषेध किया गया था। किस आर्टिकल में उल्लेख किया था, आर्टिकल नंबर 15 में कहा गया था। आर्टिकल नंबर 16 की बात करें तो अवसरों की समानता, लोक नियोजन का यानी लोक नियोजन यानी सबके लिए नौकरियां क्या है एक समान है, बशर्ते उसकी क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, योग्यताएं होनी चाहिए उसकी, है। आर्टिकल नंबर 16 में बात करती है अवसरों की समानता का उल्लेख। आर्टिकल नंबर 17 की बात करते हैं, 17 में अस्पृश्यता का अंत कहा गया था, यानी क्या था छुआछूत का अंत कहा गया था। किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 17 अनटीचेबिलिटी का उल्लेख किया गया। आर्टिकल नंबर 18 की बात करते हैं, अनुच्छेद नंबर 18 में हमने देखा किस चीज कहते उपाधियों का अंतर, लेकिन कुछ एक्सेप्शन थे, अपवाद थे। अपवाद में आपके सेना था, शिक्षा था, इनमें उपाधियां अभी भी दी जाती है। आर्टिकल नंबर 19 की ए में देखा हमने, 19 में हमने बताया कि 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, पहले 7 था और वर्तमान में कितने 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। 19 की ए में हमने देखा किस चीज का जिक्र है, प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, पुतला फूकने की स्वतंत्रता, आरटीआई की स्वतंत्रता का उल्लेख सब किसमें, आर्टिकल नंबर 19 के ए में वर्णन किया है। 20 में हमने दुस्सिद्धि से संरक्षण यानी गिरफ्तारी के समय दुस्सिद्धि से संरक्षण आपकी क्या होती है, यानी आपको अपराध की समय जिस समय की यानी कानून होगा उसी समय के, जिस समय का अपराध होगा उसी समय के कानून के अनुसार आपको सजा दी जाएगी। आप खुद के खिलाफ आप गवाही नहीं दे सकते। ये सब बातें किसमें, आर्टिकल नंबर 20 में उल्लेख किया, दोषी से संरक्षण का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल नंबर 21 की बात करते हैं, 21 में किस चीज का वर्णन, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीने की आजादी, यानी जीने की आजादी का राइट टू लिबर्टी यानी जीने की आजादी किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 21 में उल्लेख किया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है किस आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 21 में। 21 के हमने ए में देखा, 21 की ए में किस शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार का उल्लेख यानी किस आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 21 में। फिर हमने देखा इसे कब एड किया गया था, तो 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 2002 में से आर्टिकल नंबर 21 के ए में एड किया गया। क्या था आर्टिकल नंबर 21 के ए में, क्या था, फिर शिक्षा का अधिकार था। हमने इस प्रकार अब नेक्स्ट देखेंगे अलग अनुच्छेदों के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद नंबर 22 के बारे में। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, गिरफ्तारी से संरक्षण यानी गिरफ्तारी में जो अभी आपको संरक्षण प्रदान किए जाएंगे, आर्टिकल 22 में इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल नंबर 23 की कह रहा है कि बाल श्रम का निषेध, बाल श्रम का मतलब बेगारी, मानव तस्करी, बधुआ मजदूरी, इन सभी का यानी निषेध किया गया किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 23 में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल नंबर 24 की बात करते हैं, बाल श्रम का निषेध। बाल श्रम का मतलब क्या होता है, तो बाल श्रम यानी जो भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं उनके जोखिम भरे स्थानों पे जोखिम यानी कल कारखानों में काम करने का निषेध किया गया, यानी वो कानूनन अपराध है। इस आर्टिकल में आर्टिकल नंबर 24 में उल्लेख किया गया बाल श्रम का निषेध किया गया है। तेईस आपको समझ में आया। बाल श्रम का मतलब जो बधुआ मजदूरी का मतलब होता है, जो किसी के कोई मानो पैसा लिया, पैसा लेकर वो काम पैसा देने में सक्षम न हो पाया तो फिर उसके द्वारा कराया जाने वाला जो काम होता है वही क्या होता है, बधुआ मजदूरी होता है। मानव तस्करी करके किसी से ले जाकर काम कराना या बेगारी करना, ये सब क्या आता है, बाल श्रम के अंतर्गत आता है, यानी आर्टिकल नंबर 23 में इन सब का निषेध किया गया है। आर्टिकल नंबर 24 बाल श्रम यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे स्थानों पर कल कारखानों को काम कराने के लिए निषेध किया गया। किस आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 24 में। फिर आर्टिकल नंबर 25 के बारे में देखा जाए, अनुच्छेद नंबर 25 के बारे में तो धार्मिक आजादी यानी धार्मिक स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 25 में जिक्र किया गया है। कंप्लीट। फिर नेक्स्ट देखें आर्टिकल महत्वपूर्ण, आर्टिकल नंबर 29 के बारे में जिक्र किया। तो 29 में अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा एवं संस्कृति की बात कही गई, शिक्षा एवं संस्कृति की बात यानी आर्टिकल नंबर 29 में अल्पसंख्यकों के लिए, जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके लिए शिक्षा संस्कृति की बात कही गई है। किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल नंबर 29, जिनका बहुत कम क्षेत्र होता है, जो बहुत कम क्षेत्र में जैसे कम जनसंख्या वाले होते हैं अल्पसंख्यक क्षेत्र में आते हैं, तो अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा एवं संस्कृति की बात कही गई किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 29। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल नंबर 31 के बारे में हम जिक्र करते हैं। आर्टिकल नंबर 31 में क्या था, संपत्ति के अधिकार था। संपत्ति के अधिकार को हटाकर आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 300 क के एड में कर दिया गया, 300
क में ऐड कर दिया गया है। इसे किस प्रकार का अधिकार है? यह कानूनन अधिकार है। किस प्रकार का अधिकार हो गया? कानूनन अधिकार, कानूनी अधिकार है ये। किस प्रकार? कानूनी अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो कानूनी अधिकार। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 300 के क में। यह पहले किस में था? तो आर्टिकल नंबर 31 में था, संपत्ति के अधिकार। इसे कब हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया था। इसको लिख लेना, 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई के शासनकाल में इसे हटाया गया था। अब किस आर्टिकल में किस प्रकार का अधिकार है? तो कानूनन अधिकार है ये। बात समझ में आएगा आपको? किस आर्टिकल में? आर्टिकल 300 के क में ऐड कर दिया गया। आर्टिकल नंबर 32 की बात है, बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे क्या कहा था? भारतीय संविधान के आत्मा कहा था। ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना। आर्टिकल नंबर 32 को क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा कहा जाता है। पूछे एग्जाम में पूछता है कि किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद नंबर 32 को। किसने कहा था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट, इसी के द्वारा यानी संविधान में मूल अधिकारों का जब आपको किसी के द्वारा हनन किया जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकते हैं। किस आर्टिकल के द्वारा? सुप्रीम कोर्ट में। किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 32 के द्वारा ही आप सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिकाएं दाखिल कर सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 226 की बात करें तो हाई कोर्ट के द्वारा, यानी जब मौलिक अधिकार को आपका हनन होता है तो आप हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकते हैं। ये हाई कोर्ट के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए। आर्टिकल 32 किसके लिए? तो सुप्रीम कोर्ट के लिए। हाई कोर्ट किसके लिए है? तो हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर करेंगे आप आर्टिकल 226 के अनुसार। फिर नेक्स्ट देखते हैं किस अनुच्छेद को? अनुच्छेद नंबर 39 के ए। 39 के अंदर निःशुल्क विधिक सहायता की बात की, यानी निःशुल्क विधि सहायता आपको प्रदान की जाएगी, यानी आर्टिकल नंबर 39 के ए में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद नंबर 40 में, बहुत इंपोर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का गठन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया? तो आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। इस प्रकार हमने कुछ अनुच्छेदों को देखा, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में देखा, और फिर एक बार इरेज करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। आर्टिकल नंबर 22 में हमने देखा था किस चीज की बात कही है? तो गिरफ्तारी से संरक्षण का उल्लेख किस आर्टिकल में था? आर्टिकल नंबर 22 में जिक्र किया गया था। आर्टिकल नंबर 23 में ब्लाक श्रम का हमने देखा था। आर्टिकल नंबर 23 में किस चीज? ब्लाक श्रम, बधुआ मजदूरी, मानव तस्करी का निषेध किया गया था। आर्टिकल नंबर 23 और 24 को ही शोषण के विरुद्ध का अधिकार कहा जाता है। 24 में क्या देखा? तो 24 में किस चीज का देखा? ब्लाक श्रम यानी कहने का मतलब है कि बाल श्रम का निषेध था। आर्टिकल नंबर 24 में किस चीज था? बाल श्रम का निषेध था, यानी कल कारखानों में छोटे बच्चे जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं उनको यानी हटाना यानी काम कराना, उनसे क्या है? दंडनीय अपराध है। आर्टिकल नंबर 24 में इस बात को जिक्र किया गया। आर्टिकल नंबर 25 में हमने देखा कि धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया था। धार्मिक स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को अपने स्वतंत्र पूर्वक क्या करते हैं? अपना सकते हैं। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 25 में जिक्र किया गया है। आर्टिकल नंबर 29 में हमने देखा, 29 बहुत इंपोर्टेंट है। 29 में भी हमने देखा था किस चीज का जिक्र था? तो अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा एवं संस्कृति की स्वतंत्रता है, यानी शिक्षा एवं संस्कृति का उल्लेख किस आर्टिकल में था? आर्टिकल नंबर 29 में जिक्र किया गया था। फिर अनुच्छेद नंबर 31 में हमने देखा संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को लेकिन हटा दिया गया था। कब हटाया गया? तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत है? 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे हटा दिया गया, मोरारजी देसाई के शासनकाल में। फिर इसे कहाँ ऐड कर दिया गया? आर्टिकल नंबर 300 में ऐड कर दिया गया था। फिर अनुच्छेद 32 की बात में करते, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का जिक्र किया गया था। इसे ही डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा कहा था। किस आर्टिकल को? आर्टिकल नंबर 32 को भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया था। किसके द्वारा? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा। इसमें किस चीज का जिक्र? तो भारतीय संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी आर्टिकल 32 के द्वारा ही आप सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकते हैं जब आपकी मौलिक अधिकारों का हनन होता है। आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 226 की बात किया जाए, अनुच्छेद 226 की बात किया जाए तो इसमें किस चीज का जिक्र किया है? तो हाई कोर्ट के द्वारा आप मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप रिट याचिका दायर कर सकते हैं। फिर अनुच्छेद 39 के ए में हमने देखा किस चीज का? निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 39 के ए में जिक्र किया गया। अनुच्छेद नंबर 40 की बात किया जाए तो अनुच्छेद नंबर 40 में किस चीज? ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन उल्लेख किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 44 की बात किया जाए, आर्टिकल नंबर 44 में किस चीज का जिक्र है? तो समान सिविल संहिता,
समान सिविल संहिता का उल्लेख आर्टिकल नंबर 44 में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल नंबर 44 में किस चीज का जिक्र है? समान सिविल संहिता का, है ना। समान सिविल संहिता का, समान सिविल डे के रूप में कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है समान सिविल डे। यहाँ से पूछा कि समान सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो गोवा, है ना। आर्टिकल नंबर 44 में किस समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है? आर्टिकल नंबर 48, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 48 में किस चीज को? तो गौ हत्या का निषेध किया गया आर्टिकल नंबर 48 में। आर्टिकल नंबर 48 के ए में देखा जाए तो पर्यावरण के संरक्षण यानी पर्यावरण के संरक्षण के जो भी प्रावधान होते, पर्यावरण संरक्षण की जो भी बात कही गई तो आर्टिकल नंबर 48 के ए में जिक्र किया पर्यावरण के संरक्षण की बात कही गई। आर्टिकल नंबर 50 की बात करें, 50 में कह रहा है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण और अलगाव, पृथकीकरण यानी अलगाव, यानी कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग अलग प्रावधान होगा, अलग कार्य होगा। कार्यपालिका का अपना कार्य और न्यायपालिका का अपना कार्य, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण का उल्लेख किसमें है? तो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 50 में जिक्र है, यानी कार्यपालिका न्यायपालिका में पृथकीकरण, अलगाव। अनुच्छेद नंबर 51 की बात किया जाए, 51 में किस चीज का जिक्र है? अंतर्राष्ट्रीय शांति, यानी विदेशी नीति जितनी होती है उनकी बीच समझौता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने की जो नीति होती है, ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल नंबर 51 की ए की बात करते हैं। 51 की ए की बात करते हैं मूल कर्तव्य। ये इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आप जितने भी इंपोर्टेंट आर्टिकल्स वही पढ़ाया जा रहा है आप लोग को। तो आर्टिकल 51 की ए की बात किया जाए तो आर्टिकल 51 के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट का उल्लेख किया गया है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज राइट नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख यानी अब पूछता है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? आप बताइए। अनुच्छेद नंबर 52 में किस चीज का जिक्र है? अनुच्छेद नंबर 52 में देखा जाए तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी अनुच्छेद 52 क्या करता है कि राष्ट्रपति का उल्लेख यानी भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 52 में, यानी 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्लियर। फिर आर्टिकल नंबर 53 की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 53 में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा? तो कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में, यानी कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद नंबर 54 में, अनुच्छेद नंबर 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 54 में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद नंबर 61 की बात किया जाए तो राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस आर्टिकल में? राष्ट्रपति को महाभियोग किस आर्टिकल के द्वारा लगाया था? आर्टिकल नंबर 61 के प्रयोग किया जाता है, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाए जाते हैं। इस प्रकार हमने इम्पोर्टेंट यानी आर्टिकल से उनको कंप्लीट किया। एक बार रिवीजन करते हैं इसको इरेज करके। समान सिविल संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल? आर्टिकल नंबर हमने 44 में। रिवीजन कर रहे हैं हम, इस चीज को देख रहे हैं कि कितनी कंफर्म हो रहा है। आज हम रिवीजन कर लेंगे 1 से 395 अनुच्छेदों के बीच जितने भी इंपोर्टेंट एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन, उनको हम रिवीजन कर रहे हैं। आज कंप्लीट किया जाएगा आर्टिकल्स। आर्टिकल 44 में किस चीज का? समान सिविल संहिता का उल्लेख यानी आर्टिकल नंबर 44 में। यहाँ पे एक और बात हमने बताया था कि समान सिविल डे के रूप में किस दिन मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। फिर कह रहा है कि समान सिविल संहिता लागू होने वाला एकमात्र भारत राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य? तो गोवा। फिर आर्टिकल में हमने आर्टिकल 48 में बात किए थे गौ हत्या का निषेध किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 48 में जिक्र किया गया है। आर्टिकल नंबर 48 के ए में देखा जाए तो 48 के ए में किस? तो पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 48 के ए में देखा, यानी 48 के ए में हमने देखा अनुच्छेद नंबर। फिर 50 में किस चीज का? 50 में अनुच्छेद नंबर 50 में जिक्र है कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलगाव यानी पृथकीकरण का उल्लेख है किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 50 में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 51 में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई थी, अनुच्छेद नंबर 51 में बात कही गई थी। नेक्स्ट अब देखते हैं अनुच्छेद नंबर 51 के ए में किस चीज का? मूल कर्तव्यों का उल्लेख यानी मूल कर्तव्य का उल्लेख, फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 51 के ए में कहा गया है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? किस समिति के? यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है किस समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था? आप ये कमेंट पे जरूर कीजिएगा।
आर्टिकल नंबर 52 में किस चीज का जिक्र किया? आर्टिकल नंबर 52 में देखा जाए तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, है ना। यह बात किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 52 में एक राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 52 में। ठीक है। अनुच्छेद नंबर देखा जाए 53 की बात की जाए तो 53 यानी कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास होते हैं। कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? भारत के राष्ट्रपति। यानी कार्यपालिका का अध्यक्ष का उल्लेख यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 53 में उल्लेख किया गया है। कार्यपालिका, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो वास्तविक प्रधान भारत के प्रधानमंत्री यानी पीएम होता है हमेशा। आर्टिकल नंबर 54 की बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 54। आर्टिकल नंबर 61 राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 61 में किया गया है कि यानी राष्ट्रपति को महाभियोग लगाया जा सकता है। इस प्रकार हमने कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखा। फिर नेक्स्ट अनुच्छेदों को जो इम्पोर्टेंट है उनको देखो। आर्टिकल अनुच्छेद 72 में देखेंगे किस चीज का? 72 में किस चीज का? क्षमादान की शक्ति यानी राष्ट्रपति का किस आर्टिकल के तहत क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है? आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है। यानी राष्ट्रपति को जो भी कोई व्यक्ति होता है फांसी पे जो भी कोई कानूनन अपराध से उसे सजाएं दी जाती है तो उसे क्षमा करने का अधिकार किस आर्टिकल के द्वारा राष्ट्रपति को मिलता है? तो अनुच्छेद 72 के द्वारा वो क्या करता है? क्षमादान कर सकता है। क्षमादान की शक्तियां का उल्लेख किस आर्टिकल में राष्ट्रपति की? तो 72 में। अनुच्छेद नंबर 74 की बात की जिक्र किया जाए तो अनुच्छेद नंबर 74 में एक भारत का प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री पद का उल्लेख किसमें है? तो आर्टिकल नंबर 74 में उल्लेख किया गया है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 76 के बारे में। महान्यायवादी जो भारत का सबसे बड़ा कानून विधि अधिकारी होता है, जिसे महान्यायवादी कहते हैं, अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, यह किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया? आर्टिकल नंबर 76 में जिक्र किया गया है। यानी महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 76 में किया गया है। आर्टिकल नंबर 79 की बात करते हैं तो संसद का उल्लेख किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 79। आर्टिकल 80 की बात करें यानी संसद 79 में है तो 80 किस में है? तो राज्यसभा। 80 में कौन से? तो राज्यसभा का उल्लेख किया गया। 81 में किस चीज का? तो लोकसभा। यहाँ से हम इसको याद रखेंगे, तीनों को याद रखेंगे, यानी सरला से हम याद रखेंगे। सरला से यानी संसद का उल्लेख किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 79। र से राज्यसभा का उल्लेख किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 80 में है। अल यानी लोकसभा का यानी लोकसभा का उल्लेख भारतीय संविधान किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 81 में है। ठीक है, कंफर्म हुआ। अब नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल नंबर 105। 105 में किस चीज का? यानी संसदीय विशेषाधिकार का उल्लेख किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 105 में जिक्र किया है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल नंबर 108 संयुक्त अधिवेशन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 108 में जिक्र किया। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत के लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा स्पीकर यानी जो भी होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा स्पीकर होते हैं, वही क्या करते हैं? इसके अधिवेशन की अध्यक्षता करने का काम करते हैं। आर्टिकल संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किस आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 108 में की जिक्र किया है। आर्टिकल नंबर 110 की बात किया जाए तो 110 में किस धन विधेयक का उल्लेख किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 110 में जिक्र किया गया। अनुच्छेद 112 की बात किया जाए, अनुच्छेद 112 में किसका जिक्र किया था? वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 112 में उल्लेख किया गया। इस प्रकार हमने देखा कि 72 से लेकर 112 तक अनुच्छेदों के बारे में महत्वपूर्ण अनुच्छेद उनके बारे में जिक्र किया। अब नेक्स्ट देखेंगे, रिवीजन करेंगे इसको। इस प्रकार आपने सीखा कि यानी आर्टिकल 72 से 112 तक हम जिक्र किए थे, इसे पढ़े थे। फिर इसको बारे में आप रिवीजन कीजिए। एक बार देखिए आर्टिकल नंबर 72 में आपने क्या सीखा था, किस चीज का जिक्र किया गया था? आर्टिकल नंबर 72 में जिक्र किया गया था कि भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां का उल्लेख किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 72 में उल्लेख किया गया था। फिर देखा जाए आर्टिकल नंबर 74 में किस चीज का जिक्र है? आर्टिकल नंबर 74 में क्या है? भारत का एक प्रधानमंत्री हुआ यानी पीएम का उल्लेख किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 74 में। फिर देखा जाए आर्टिकल नंबर 76 में यानी 76 में किस चीज का? अटॉर्नी जनरल यानी भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया था, जो भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। कौन? भारत का महान्यायवादी। वो संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद में भाग लेने का अधिकार रखता है। कौन? अटॉर्नी जनरल यानी भारत का महान्यायवादी। फिर आर्टिकल हमने 79 देखा। 79 में देखा कि संसद का उल्लेख किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 79 में। आर्टिकल नंबर 80 में हमने देखा, 80 में किस राज्यसभा का उल्लेख था। 80 में किस चीज का उल्लेख है? तो आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 80 में किसका उल्लेख है? तो राज्यसभा का उल्लेख है। 81 में हमने देखा कि 81 में किस चीज का जिक्र किया गया था? 81 में हमने देखा कि लोकसभा का जिक्र किया गया था। यानी हमने यहाँ से 79 और 80 और 81 से रखा था, यानी सरला से हमने याद रखा कि संसद का उल्लेख आर्टिकल 79। फिर से
यानी राज्यसभा का, 80 और फिर अनुच्छेद नंबर 81 यानी लोकसभा। अनुच्छेद 105 की संसदीय के विशेषाधिकार की बात करें, यानी संसदीय के विशेष अधिकार कुछ है, आर्टिकल नंबर 105 में जिक्र किया गया है। आर्टिकल नंबर 108 की बात करें तो इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये सब। आर्टिकल 108 की बात किया जाए तो 108 में संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, ये बातें आपको बताई गई। आर्टिकल नंबर 110 की बात करते हैं, 110 में किस चीज का जिक्र किया गया था, आर्टिकल नंबर धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 110 में जिक्र किया गया। फिर अनुच्छेद 112 की बात करें, अनुच्छेद 112 में किस चीज का जिक्र है, तो वार्षिक वित्त विवरण का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 112 में। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अगले आर्टिकल नंबर 123 की बात करेंगे। 123 में किस चीज का जिक्र है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति किस आर्टिकल के द्वारा अध्यादेश जारी करने का कार्य करता है, तो आर्टिकल नंबर 123 के अंतर्गत भारतीय के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। फिर आर्टिकल नंबर 124 की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख, यानी सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल नंबर 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आप देखते हैं आर्टिकल नंबर 129 की बात है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। यह बात कही गई है किस आर्टिकल में कही गई, तो आर्टिकल नंबर 129 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। आर्टिकल नंबर 129 कंप्लीट, यानी सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। फिर आर्टिकल नंबर 148 की बात की जाए तो CAG यानी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल के नाम से जाना जाता है, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किससे कहा जाता है, किस आर्टिकल में उल्लेख है, आर्टिकल नंबर 148 में उल्लेख किया गया है। 148 में CAG का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल नंबर 153 की बात करें तो भारत का एक राज्यपाल होगा, यानी हर राज्यों का एक राज्यपाल होगा, तो राज्यपाल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल नंबर 153 में उल्लेख किया गया है, यानी राज्यपाल का उल्लेख किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल नंबर 153 कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल नंबर 161 की बात करें तो गवर्नर की क्षमादान की शक्तियां। अभी इससे पहले हमने आर्टिकल 72 में पढ़ा था कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां का उल्लेख था। आर्टिकल 161 में पढ़ते गवर्नर की क्षमादान की शक्तियां, यानी गवर्नर यानी राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किस आर्टिकल का, आर्टिकल नंबर 161 में है ना। फिर अनुच्छेद देखा जाए, अनुच्छेद 165 की बात है तो अनुच्छेद 165 में यानी महान्यायवादी, यानी अभी हमने कहा अटॉर्नी जनरल ऑफ द स्टेट यानी राज्य का महान्यायवादी, तो राज्य का महान्यायवादी यानी राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी यानी विधि अधिकारी पद यानी राज्य के महान्यायवादी का उल्लेख यानी किस आर्टिकल नंबर 165 में उल्लेख किया गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 168 में किस चीज का, यानी विधानमंडल का उल्लेख किया गया, आर्टिकल नंबर 168 में विधानमंडल के राज्य के विधानमंडल के उल्लेख किया गया, आर्टिकल नंबर 168 में। फिर 202 में देखते हैं तो 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण जो बजट पेश किया जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख आर्टिकल नंबर 202 में उल्लेख किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है राज्य का, आर्टिकल नंबर 202। हमने कब देखा था, यानी हमने 112 में देखा था कि वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया था, और फिर राज्य का देखा जाए तो राज्य का 200 आर्टिकल नंबर 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 213 यानी गवर्नर अध्यादेश जारी करता है, 213 गवर्नर अध्यादेश जारी करता है। हमने फिर देखा कि राष्ट्रपति किस अध्यादेश जारी करता था, तो आर्टिकल नंबर 123 में जारी करता था। राष्ट्रपति आर्टिकल 123 का प्रयोग करके राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता था। हमने देखा कि गवर्नर किस में जारी करता था, आर्टिकल 213 में, यानी 123 को यहाँ पे क्या करेंगे, आप उल्टे कर देंगे, यानी क्या करेंगे कि एक को ला देंगे, यहाँ 2 को यहाँ कर देंगे, 3 को यहाँ, यानी 123 और 213 यानी दोनों सिमिलरली मिला, इसको कन्वर्ट कर देंगे तो 213 हो जाएगा। तो यानी 213 के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। इस प्रकार हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट अब अनुच्छेदों को आर्टिकल 123 में हमने देखा, यानी अब देखेंगे रिवीजन करेंगे इस चीज को कि आर्टिकल 123 में किस चीज का जिक्र है, आर्टिकल 123 में किस चीज का जिक्र किया गया था, अब बताइए। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता आर्टिकल 123 का प्रयोग करके। फिर आर्टिकल 124 में किस है, तो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किस आर्टिकल 124 में आपने देखा।
ठीक है। आर्टिकल 129 में आपने क्या देखा, आर्टिकल 129 में जिक्र किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय है, यानी किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 129 में जिक्र किया गया था। फिर आर्टिकल नंबर 148 के बारे में जिक्र किया था। 148 में किस चीज का जिक्र किया था, तो सीएजी का उल्लेख किया गया था। सीएजी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का उल्लेख किया गया था। किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया था। आर्टिकल नंबर 153 की बात करें तो राज्यपाल की उल्लेख किया। आर्टिकल 100 यानी राज्यपाल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 143 में जिक्र किया गया। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर देखा जाए 161 की बात कीजिए। 161 में राष्ट्रपति की क्षमा, राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां का उल्लेख था। हमने राष्ट्रपति का देखा था 72 में, इसको है राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां 161 में जिक्र किया गया था। अनुच्छेद नंबर 165 की बात किया जाए तो अनुच्छेद नंबर 165 में किस चीज का जिक्र किया गया था, तो अनुच्छेद नंबर 165 में किसी तो महान्यायवादी की बात कही। तो महान्यायवादी कौन था, यानी राज्य के जो सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं उनकी बात की थी, महान्यायवादी की बात की गई थी। अटॉर्नी जनरल ऑफ द स्टेट की बात कही थी। आर्टिकल 161 में 68 में बात विधानमंडल का उल्लेख किया गया था। आर्टिकल नंबर 202 वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य के बारे में बात की गई थी। आर्टिकल 213 देखा जाए तो राज्यपाल के अध्यादेश यानी 123 और 213, यानी हमने कहा 123 के बारे में और 213, यानी दोनों सिमिलरली मिलते हैं, इधर कन्वर्ट कर दे तो हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 244 में किस चीज का, एसी एसटी का जिक्र किया गया है। आर्टिकल नंबर 244 में किस एसी एसटी का उल्लेख आर्टिकल नंबर 244 में। अनुच्छेद 243 में यानी पंचायत का, ये बार बार क्वेश्चन पूछा है कि अनुच्छेद 243 में किस चीज का जिक्र किया गया, तो पंचायत का उल्लेख किया गया। पंचायत का उल्लेख किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 243 में। फिर अनुच्छेद नंबर हम 246 के ए में देखेंगे तो 246 के ए में जीएसटी का उल्लेख किया गया है। अब बताइए किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जीएसटी को भारतीय संविधान में ऐड किया गया था, कौन सा संविधान संशोधन था, आप बताइए। 101वां संविधान संशोधन था, कब लागू किया गया था, अब इसको कमेंट में कीजिए। अनुच्छेद नंबर 280 में इस चीज का उल्लेख है, किस चीज का उल्लेख है, तो वित्त आयोग के गठन का उल्लेख किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल नंबर 280 में वित्त आयोग का गठन की बात कही गई है ना। वित्त आयोग का गठन का उल्लेख किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 280 में बात करें। अनुच्छेद 324 की बात करें, 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया। निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 324 में। फिर अनुच्छेद 343 की बात करें, संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा यानी संघ की राजभाषा का उल्लेख किस आर्टिकल में, आर्टिकल 343 में उल्लेख किया गया है। फिर देखा जाए आर्टिकल नंबर 352 में किस चीज का जो आपातकाल का जिक्र है, यानी भारतीय में आपातकाल का जिक्र किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 352 में आपातकाल का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल इसमें 52 में 4 जोड़ते तो 56 यानी 356 में राष्ट्रपति शासन, यानी राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस आर्टिकल में, आर्टिकल 356 में। 56 में हम 4 जोड़ दे तो फिर 60 हो जाएगा, यानी यहाँ से याद रख सकते हैं, यानी 360 में किस चीज का है, तो वित्तीय आपातकाल का है। यानी 3 आर्टिकल सिमिलरली एक मिल रहे हैं, तो हमने देखा कि इसमें 4 जोड़ा थे, इसमें 56 हो गया, इसमें 4 जोड़ा तो 60 हो गया। यानी 352 में आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 360 में यानी वित्तीय आपातकाल। फिर नेक्स्ट 368 में है, 368 बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन यानी 368 में यानी संविधान संशोधन किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया, यानी संविधान संशोधन करने का जो भी अधिकार है, जो भी प्रावधान है, उसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल नंबर 368 में। इस प्रकार हमने 1 से लेकर 395 अनुच्छेदों के बीच जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कोई छोटे बड़े कोई एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप अनुच्छेदों के बारे में देखा है, जितने भी अनुच्छेद थे उनको क्लियर कराया। आपसे उम्मीद किया जाता है कि आप उसी तरह हूबहू राइट करके एक बार रिवीजन करेंगे, बिल्कुल क्लियर होगा, कंप्लीट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।